सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है झारखंड एजुकेशन चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस झारखंड बोर्ड 2024 और 25 के लिए। यानी बहुत से हैं जिनको शायद पता नहीं होगा कि सिलेबस आ चुका है, तो आज हम थोड़ा सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है चैप्टर में फिजिक्स में। तो बता दो, आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है। जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं उसमें बता दो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। तो पहला चैप्टर होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड। इसमें क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। तो इसमें क्या कोई चेंज हुआ है या चेंज नहीं हुआ है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में आपको पढ़ना है, वो देखो, वो आपको यहाँ से पढ़ना है कि पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर कंजर्वेशन। जो हम पहले पढ़ते आए हैं वो सही था, कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ते हैं, ये पढ़ना है सभी को। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज के बीच कितना होता है फोर्स हम पढ़ेंगे, और बहुत सारे अगर चार्ज हो जाए तो उन सब के बीच में कितना बल लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये हमें पढ़ना है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा नहीं आता है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये हम सबको बता देंगे, है ना, क्या होता है। फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, है ना, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, ये ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, है ना, ऊपर पहले लिख चुका था। सुपर पोजिशन एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इन्होंने बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया है। मतलब देखो फिर से झारखंड बोर्ड ना ये गलत करता है। इस चीज़ को उसने ऑलरेडी ऊपर लिख चुका है, पहले ऊपर लिख चुका है कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बार बार चीज को रिपीट किया गया। नेक्स्ट पढ़ना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ये पढ़ लेना, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है आपको बता देंगे, इसके गुण क्या होते हैं। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या होता है, मतलब द्विध्रुव क्या होता है ये पढ़ लेना। इसके बाद इसमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ड्यू टू ए डायपोल, यानी एक विद्युत क्षेत्र कितना होगा, एक द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एक्सियल पॉइंट और इक्विटोरियल पॉइंट दो के साथ है, दोनों का प्रूफ पढ़ लेना, अच्छे तरीके से आता है एग्जाम। फिर हमें पढ़ना है इसके बारे में टॉर्क ना, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस पर कितना दी, उस पर आघूर्ण कितना लगता है, उस पर टॉर्क कितना लगता है डायपोल पर, यह पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और फिर हमें पढ़ना है गॉस लॉ का थ्योरम ना, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड द ड्यू टू इनफाइनाइटली। अब क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसमें जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, जो डेसन पढ़ना है वो पढ़ लेना एक बार आपका। इसे पढ़ना है कि इनफाइनाइटली, है ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पहला प्रूफ ये होगा। दूसरा प्रूफ होगा उसको हम पढ़ना है यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फाइनाइट सीट के चलते, एक इन्फाइनाइट सीट होगा उसके चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और थर्ड जो इसका एप्लीकेशन होता है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, यानी अगर एक खोखला सेल हो, यानी एक गोलाकार एक खोखला गोला हो तो उसके अंदर और उसके सरफेस पर मानो चार्ज हो तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, और गोले के बाहर यानी स्फीयर के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये हमें पढ़ना है। तो ऐसा सिलेबस में कोई खास चेंज किया नहीं है, जो लास्ट ईयर था वही सभी पढ़ना है हमें। आते हैं चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। तो चैप्टर 2 में पढ़ना है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। यहाँ पर दोनों पार्ट है, देखो दो पार्ट। यहाँ पर हमें वो टाइम फ्रेम भी गिवन है कि हमें कब कब क्या कौन सा चैप्टर में पढ़ना था। तो बहुत से बच्चों ने शायद लेट शुरू किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम डिस्कस कर दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक। पहले पढ़ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसका फॉर्मूला पढ़ना क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भी पढ़ लेंगे। फिर करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इसका फॉर्मूला पढ़ लेना। डायपोल और एक, है ना, डायपोल क्या होता है पढ़ लेना। फिर उसके बाद डायपोल के कारण हम पढ़ेंगे इक्विप पोटेंशियल सरफेस क्या होता है ये पढ़ लेना। फिर पढ़ना में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, अगर 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं तो उन दोनों का अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो कितना होगा पढ़ लेना। फिर आएगा मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना, उसका कितना पोटेंशियल होगा ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक। देखो ऐसा यहाँ पर उसने कुछ पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं की है एक डायपोल का, है ना, एक डायपोल का हाँ कैलकुलेट कर, देखो कितना लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है तो उसमें कुछ एनर्जी होगी इस डायपोल में, उसको मैं पढ़ लेना, इसका सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर पढ़ना है व्हाट इज कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं पढ़ना, इस पर फ्री चार्ज क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होता है, ये कुछ आता नहीं है ना। फिर पढ़ना है इनसाइड ए कंडक्टर में कितना होता है फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज। फिर पढ़ना डायरेक्ट्रिक क्या होती है और डायरेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है, इसके बारे में सिर्फ बेसिक पढ़ना है, कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ा देंगे। फिर पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है इस चैप्टर में, वो क्या पढ़ना है याद रखना, वो पढ़ना है कैपेसिटर क्या होते हैं और कैपेसिटेंस क्या होती है पढ़ना है। इसको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट आता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अगर दो प्लेट हमें पढ़ना है, ये लास्ट ईयर भी सिलेबस में था, इस साल भी वही है। बेसिकली हमें इसमें एक प्रूफ पढ़ना पड़ता है, एक हमें डेफिनेशन पढ़ना पड़ता है और एक हमें सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है।
और लास्ट इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, है ना। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो करंट इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसमें टॉपिक में देखा तो बहुत कुछ ज़्यादा के चेंज नहीं किया गया है ना। तो चैप्टर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो पढ़ना है आपको, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटल कंडक्टर क्या होता है पढ़ना, बेसिक सफा है, थ्योरी है, 2 लाइन का थ्योरी है, कुछ से ज़्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या रहेगा बताते हैं। चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो आपका रहेगा ड्रिफ्ट, वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, दोनों का डेफिनेशन, दोनों का फॉर्मूला, है ना। इसके बाद क्या करना है कि रिलेशन विद द डायलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और मोबिलिटी का, ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से। फिर हमसे पढ़ता है ओम्स लॉ पढ़ा है ना, V इक्वल टू आई आर पढ़ा है, ये पढ़ लेना ठीक। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, फिर वोल्टेज और करंट का ग्राफ लीनियर एंड नॉन लीनियर होता है ना। लीनियर होता है हमारा कंडक्टर के लिए और नॉन लीनियर होता है हमारा सेमी कंडक्टर के लिए, पढ़ लेना। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर क्या होता है, छोटा सा ये पढ़ना, छोटा थ्योरी है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इसका एक छोटा सा प्रूफ है, J इक्वल टू सिग्मा, ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से ठीक है। एक पढ़ना पता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। जैक बोर्ड में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बस एक MCQ यहाँ से पूछा जाता है और बाकी कोई फार्मूला खास पढ़ने की जरूरत इसमें आपको रहेगी नहीं। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस से को आप थोड़ा पढ़ सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और EMF ऑफ ए सेल क्या होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट था कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे हम पढ़ते हैं ना रेजिस्टेंस को सीरीज एंड पैरेलल में, वैसे ही पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल कंडीशन में ठीक। इस बात हम इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ्स लॉ से पढ़ना पड़ता है इसके सिंपल एप्लीकेशन, मतलब सिंपल से कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। और हमें पढ़ना है यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। मीटर ब्रिज नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज और इसका प्रूफ पढ़ना पड़ेगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। इस पर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या पढ़ना है, तो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है ठीक है, और स्टेट एक्सपेरिमेंट सब कुछ खास नहीं है। जो इंपॉर्टेंट वो पढ़ना हमें बायर्स-वेट लॉ पढ़ लेना ठीक है। इसका एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पे, ये पढ़ना है। इसके बाद आएगा एम्पियर्स लॉ क्या होता है और इसके एप्लीकेशन ड्यू टू फाइंड द इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फिर पढ़ना है सोलेनॉइड, फिर पढ़ना हमें फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है, जा रहा है, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट वायर को रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये फॉर्मूला पढ़ना है। और एक आता है लास्ट, इसके बाद बात करते हैं तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और यहाँ से आता है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर का, जो करंट क्रिएट होता है एम्पियर, इसका डेफिनेशन यहीं से आता है, इस पढ़ना है। इस चैप्टर की अगली बात करते हैं तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ना। इसमें सिर्फ पढ़ना आपको टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक। फिर पढ़ना में मूविंग कॉइल डायमीटर क्या होता है, इसकी करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, और कैसे एक गैल्वेनोमीटर को हम वो मीटर या वोल्ट मीटर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इतना कुछ है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर से, ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। चैप्टर 5 की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें लास्ट ईयर जो आता है क्वेश्चन वो सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन ही आता है ठीक। इसमें देखोगे तो मैथ में कुछ खास नहीं है, जैसा आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसा ही होता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है ना, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है ठीक। इसके बाद इसका हमें पढ़ना है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ना, कहाँ कहाँ पर इसके एक्सियल और, है ना, इक्वेटोरियल लाइन पर पढ़ा था हमने, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट निकाला। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये भी हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, सिर्फ फॉर्मूला, है ना, याद रखना। ये पढ़ना है, इसमें हमें सिर्फ पढ़ना है फॉर्मूला, कोई डेरिवेशन यहाँ से नहीं आएगा आपको ठीक है। तो बाकी इसमें जो इंपॉइंट रहेगा बताते हैं इंपॉइंट क्या है। इसमें आपका रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ना पड़ेगा कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं ना, 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, 3 टाइप के पास मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, उसको बोलते हैं पारा, डाया और फेरो ठीक। इतना, और से कुछ एग्जाम्पल्स इस चैप्टर से इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 2 चैप्टर ना, ये चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आपको अगस्त में जाके कंप्लीट करना है। तो देखोगे साथ में यहाँ पर मंथ भी लिखा हुआ है कब कब आपको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये पढ़ लेना। उसके बाद फैराडे लॉ क्या आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है और इंड्यूस करंट क्या होती है, और लास्ट में पढ़ना में लेंज का नियम क्या था। फिर पढ़ना में सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। बस इतना ही पढ़ना है, देखा जाए तो इसमें, है ना, बस इसमें इतना ही है और कुछ खास में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर नंबर 7 हो जाता है, इसको लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब चैप्टर नंबर 7 से हमें क्या पढ़ना देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है कि अल्टरनेटिव करंट क्या होती है, इसकी पीक और आरएमएस वैल्यू पढ़ लेना, फॉर्मूला पढ़ना अच्छे से, कुछ नहीं।
उसके बाद रिएक्टेंस क्या होता है और इम्पिडेंस क्या होता है, जो इस बारे के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया था 2024 के, कि रिएक्टेंस और इम्पिडेंस क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन होता है, ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से। ठीक, फिर आता है हमारा एलसीआर सर्किट, है ना, और उसमें पढ़नी है हमें रेजिडेंस वाली कंडीशंस क्या होती है ना। एलसीआर सर्किट क्या होता है, जब इंडक्टर कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगाते हैं स्विच में तो हमसे बोलते हैं एलसीआर सर्किट, और इसमें कंडीशन होती है, इसको बोला जाता है रेजिडेंस वाली कंडीशन, ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है कि पावर क्या होता है किसी एसी सर्किट का, और वाटलेस करंट क्या होती है। फिर लास्ट में पढ़ना पड़ेगा एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। देखो एसी जनरेटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, जो इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे पास होता है हमेशा ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट होता है। तो चैप्टर नंबर 7 इतना ही पढ़ना है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 देखोगे तो ये भी छोटा सा चैप्टर है, कंप्लीट ये चैप्टर रहेगा थ्योरी, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आते नहीं है खास। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है पढ़ लेना, सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, पढ़ना इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ना। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स वेव, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ये पढ़ लेना है। इसके बाद किससे कितने टाइप्स के इस वेव होते हैं ना, तो हमारे जब बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसमें रेडियो वेव होता है, माइक्रोवेव होता है, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, टोटल 7 टाइप की रे होती है। इन सभी को पढ़ लेना, क्या इन सभी को पढ़ना है हमें, इनका वेवलेंथ का ऑर्डर और इनके फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, और इसके सबके एक एक यूज जो हमें पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, एंड देयर यूज, इसके यूज तक आपको पढ़ना आना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 8 तक हमारा हो गया, और इस प्रकार हमारा चैप्टर देखोगे तो हमारा मंथ हो जाएगा सितंबर, हम मंथ में इंटर कर जाओगे। सितंबर मंथ में आपको क्या क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, तो आपका लेना रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तक आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बेसिक चाहे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है ना, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कितना होता है, और उसके एप्लीकेशन, इसमें आता है ऑप्टिकल फाइबर। फिर से बोलते हैं रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस, ये एक प्रूफ है जो 5 मार्क्स का प्रूफ आता है यहाँ पर। लेंस क्या होते हैं, थिन लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और लेंस मेकर फॉर्मूला, ये लेंस मेकर फॉर्मूला ये भी इसका प्रूफ आता है। मैनिफिकेशन क्या होती है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, ये भी छोटा सा इसका प्रूफ है। इंपॉर्टेंट रहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, जब एक लाइट प्रिज्म के थ्रू गुजरती है तो लाइट का कैसे वो डेविएट करता है, ये हमें पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका वो पढ़ना डायग्राम, है ना, डायग्राम इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे ये वर्क करता है, तो हमारा हो जाएगा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ से कंप्लीट। तो याद करो, मैं भी आपको सिर्फ चैप्टर को एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ ना, बहुत डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है उसका हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। देखो वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो वेव ऑप्टिक्स में हमें जो पढ़ना है मैं कुछ आपको टिक कर देता हूँ क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ने के लिए। तो पढ़ना है कि वेव फ्रंट क्या होते हैं और हाइजीन्स का प्रिंसिपल क्या था, है ना, और इसके हेल्प से हम प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजीन्स प्रिंसिपल। ये प्रूफ पूछा जाता है हर साल 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ना, आप याद रखना इसको 5 मार्क्स में याद रखना, इसको आपको प्रूफ पढ़ना पड़ेगा, इन दो में से कोई एक प्रूफ पूछा जाता है। इंटरफ्रेंस क्या होता है ना, इसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, है ना, और फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ये भी एक छोटा सा प्रूफ आता है। और पूछा था कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है। तो ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें अगला टॉपिक आता है, इसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, है ना। देखो जैकबोर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, इससे जो क्वेश्चन आता है ये लास्ट वाले टॉपिक से, वो सिर्फ वो एमसीक्यू पूछा जाता है, यानी इस सेशन देखा जाएगा ना तो आपको सिर्फ एमसीक्यू देखने को मिलेगा जैकबोर्ड में, यानी इसको बहुत डिटेल से आपको पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर हो जाएगा कंप्लीट, कौन सा चैप्टर नंबर हो जाएगा 11 कंप्लीट। आते हैं चैप्टर नंबर 11 में। अब चैप्टर 11 में क्या क्या पढ़ना देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, है ना। इसे पढ़ना है हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है, फोटोन्स क्या होते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है। हर्ट्ज एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन से ये नहीं आता है, पढ़ना है लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। इंपॉर्टेंट क्या है आपको पढ़ना कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होती है, फोटोन्स क्या होते हैं, फोटोन्स की एनर्जी क्या होती है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव क्या होती है, और वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रोगली का रिलेशन तक। बहुत छोटा सा चैप्टर है, इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स से क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक आई थिंक 1 मार्क्स और एक एमसीक्यू यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो छोटा चैप्टर जो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना कम है और थ्योरी है। तो जो लास्ट के चैप्टर बताऊंगा ना 11, 12, 13, 14, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे कि आप देखोगे ना कि क्वेश्चन मैक्सिमम थियोरटिकल आता है, इस पर न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। जो यार इसमें और या फिर कहो तो इसमें कोई डेरिवेशंस नहीं होता है, छोटे कुछ 1-2 डायग्राम होते हैं और छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आप इजीली कर सकते हो। और ये बहुत अच्छा होता है कि इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे तब अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, तो ये चैप्टर बहुत ईजी होते हैं वाले। तो क्या हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट। बात करते हैं चैप्टर 12। देखो जो चैप्टर 12 जो आपका वो बहुत कुछ कम पढ़ना है, एटम चैप्टर, है ना। एटम चैप्टर को अगर ध्यान दो तो आपने क्लास 11 की केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है। इसे क्या पढ़ना है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग
एक्सपेरिमेंट जो किया था रदरफोर्ड ने, वो था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, सीधा यहीं से पढ़ना है। बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या था, बोर्स ने क्या बताया था कि हाइड्रोजन का एटम क्या होता है ना, जो हाइड्रोजन का एटम होता है उसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें कितने सेल्स होते हैं, वो बताया था हमारा बोर्स ने। फिर एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट, इन सभी का प्रूफ पढ़ लेना, प्रूफ आता है जनरल एग्जाम में, जो हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट आता है इसमें एनर्जी लेवल, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल होती है और इसमें हाइड्रोजन लाइन के स्पेक्ट्रा बनते हैं, जिसमें लाइमर बामर स्विच कुछ इस टाइप से बनते हैं, तो ये हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। अगला बात करते हैं इसमें, तो पढ़ना हमें चैप्टर है न्यूक्लियाई, है ना, तो ये चैप्टर करेगा हमारा न्यूक्लियाई, जो खुद आप जब आप नवंबर में आ जाओगे, है ना। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है कि एक न्यूक्लियस क्या होता है, मतलब नाभिक क्या होता है, नाभिक में कंपोजिशन में उसमें क्या क्या होते हैं, उसका साइज कितना होता है, और मास एनर्जी रिलेशन और एक मास डिफेक्ट, ये कंप्लीट थ्योरी है ना। फिर पढ़ना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है और ये मास नंबर के साथ कैसे वेरी करती है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, लास्ट ईयर का सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है, सिंपल सी बात रखना, जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वही इस साल भी सेम सिलेबस है। फिर पढ़ना में यार न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होते हैं, बस इतना ही पढ़ना हमारा चैप्टर न्यूक्लियर चैप्टर में। छोटे छोटे चैप्टर है, देखोगे एटम छोटा चैप्टर है, न्यूक्लियर छोटा चैप्टर है, डू नेचर ऑफ मैटर एंड रिलेशन छोटा चैप्टर है, और अब आता है लास्ट का हमारा आज का आखिरी चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, है ना। क्या पढ़ना लास्ट चैप्टर, इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, तो बोलते हैं अर्धचालक। इसमें क्या पढ़ना हमें कि एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, है ना। क्वांटिटी मतलब इसका सिर्फ डायग्राम पढ़ना है ना, क्वांटिटी मतलब होता है सिर्फ डायग्राम याद रखना, और कुछ नहीं पूछा था इसमें ज़्यादा, ठीक। फिर पूछा जाता है इसमें कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, एक बोलते हैं, एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक, एक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। अब जो एक्सट्रिंसिक होता है वो दो टाइप का होगा, एक होगा पी टाइप का और एक एन टाइप का, ये पढ़ लेते हैं, ठीक। अब ये जो दो टाइप के पास सेमीकंडक्टर आएंगे ना, उनको जब हम जोड़ देंगे तो इनको बोल देंगे हम लोग पी एन जंक्शन, यानी जब दो टाइप के सेमीकंडक्टर पी और एन टाइप को हम आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा पी एन जंक्शन। इसके बारे में छोटा सा ना एक शॉर्टकट में उसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है सेमीकंडक्टर डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, तो पहले पढ़ना पड़ेगा कि ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस होते क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आईवी मतलब करंट और वोल्टेज का ग्राफ कैसे बनता है ना, दो केस। और लास्ट में पढ़ना पड़ा डायोड एज ए रेक्टिफायर, जिससे हमें दो टाइप के केस पढ़ाते हैं, बोलते हैं हाफ वेव, बोलते हैं फुल वेव। तो देखोगे हमें जो फिजिक्स में पढ़ना है वो इतना ही चैप्टर है, इससे अलग कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बता दूँ कि आपको जो एग्जाम में पढ़ना है ना, लास्ट टाइम पे आता हूँ, आपको जब भी आप चीज़ जब ये पढ़ोगे ना, तो आपको पढ़ना कैसे है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस में दिया है। अभी जैक बोर्ड का कुछ दिन के बाद एक जारी होगा JCERT का क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आते हैं। जब क्वेश्चन बैंक आ जाएगा तो क्वेश्चन बैंक का भी हम सोल्यूशन आपको बता देंगे, है ना, चाहे MCQ हो चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, और क्या क्या पढ़ना रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, हम सारा बता देंगे। जनरली क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चन बैंक आते हैं, क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए होते हैं जो आपको शायद नहीं पढ़ना हो, वो भी सिलेबस में दिया रहता है, तो मैं वहाँ पर सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं जो क्लास 12th में है या 11th में, 11th का भी हम आपको सिलेबस डिस्कस कर देंगे, हम मैथ और केमिस्ट्री का भी आपको सिलेबस जल्दी डिस्कस कर देंगे पूरा, है ना। तो जो बच्चे 12th में हैं, जो गांव में रहते हो, ऐसे जगह रहते हो, जो जिनके तक ट्यूशन नहीं पहुंच पाता है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने जूनियर्स को भी जो क्लास 11th में उनको भी चाहे तो चैनल के बारे में शेयर कर सकते हो, ताकि हम सारा वीडियो जल्दी जल्दी हम अपलोड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज। बाकी हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप आप चाहे तो हमारा ज्वाइन कर सकते हो, है ना। टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, एक चैनल भी है, यूट्यूब का आप लोग सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सबका आईडी यहाँ लिखा हुआ है, आईडी को नोट कर लो अच्छे तरीके से, झार.edu। फेसबुक पे हमारा सेम पेज है, फेसबुक में आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम और इन सभी का लिंक कहाँ मिलेगा, अगर आपको इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनको जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है ना, वो चैनल मेरा फिजिक्स विद अभिजीत सिंह, इसको सब्सक्राइब कर लेना। यानी जिनको फिजिक्स बहुत डिटेल से पढ़ना हो वो मेरा फिजिक्स विद अभिजीत सिंह चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जिसको बस बोर्ड के लिए पढ़ना है, सिंपल बोर्ड के लिए पढ़ना है, कम पढ़ना है, वो झारखंड एजुकेशन में, उसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बस इतना ही पढ़ाना था इस वीडियो में, है ना। तो बाकी हम जल्दी आपको और भी अदर सब्जेक्ट के सिलेबस हम जल्दी आपको डिस्कस कर देंगे।